नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम उच्च शिक्षा विभाग भर्ती प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये साइंस का जो पोर्शन है उसके अंदर हम भौतिकी, जिसमें ऊष्मागतिकी एवं तरंगे पर आज 20 MCQ करेंगे। साइंस का पोर्शन आपका 60 नंबर का वैल्यू रख रहा है, यहाँ पास 100 में 60 मार्क्स यहाँ पास आएंगे, और जो 40 नंबर आपका आएगा छत्तीसगढ़ GS से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। फिजिक्स में आज फिजिक्स में पूछा है पहला क्वेश्चन, स्थिर आयतन गैस तापमापी में कौन सी गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पास हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन तीनों में ही स्थिर आयतन गैस तापमापी में उपयोग होते हैं, तीनों ही गैस। क्योंकि स्थिर आयतन तापमापी का सिद्धांत क्या है कि तापमान में जो परिवर्तन होता है, और तापमान में परिवर्तन से क्या होता है, एक स्थिर जो एक निश्चित इतनी आयतन है तो इसके दाब में परिवर्तन होता है तापमान में परिवर्तन से। तो इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो इन तीनों गैस का उपयोग होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कब किया जाता है, -200 डिग्री से लेके 500 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। ये +500 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमापी का कार्य करता है। और हीलियम में इससे कम तापमान पर -200 डिग्री सेल्सियस से लेके -268 डिग्री, इतने तक का इसमें वैल्यू रखता है। और नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन आपका 500 डिग्री सेल्सियस से लेके पूरा 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान में मापन करता है। तो ये तीनों ही गैस उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है केल्विन पैमाने में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने में पूछा है। ऑप्शन है 100 केल्विन, 373.15, 273.15, -373.15। क्वथनांक मतलब क्या है, यहाँ पास बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो क्वथनांक होता है यहाँ पास 373.15, यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आपका जो 273.15 जो केल्विन में दिया गया है, ये जो है जल का फ्रीजिंग पॉइंट है। जल का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, अर्थात क्या है, हिमांक है, हिमांक है। तो हिमांक और क्वथनांक पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। और इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ पास डिग्री सेल्सियस में, तो फ्रीजिंग पॉइंट का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्वथनांक का या बॉइलिंग पॉइंट का होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप का मान कितना है। तो यहाँ पास डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाना होता है एक र्यूमर। ये पैमाने में सबका वैल्यू दिया हुआ है और सबका एक ही है, -273.15 डिग्री। तो कौन सा यहाँ पास करेक्ट होगा पूछा है। तो परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य ताप आपको पता होना चाहिए कि इससे कम तापमान संभव ही नहीं है, मतलब इससे लो टेम्परेचर आप हो ही नहीं सकता। ये है आपका परम शून्य तापमान, सिद्धांत के अनुसार ऐसा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कहाँ पास हो जाएगा, इसका करेक्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे कम तापमान संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। ऑप्शन है शीतल जल, गर्म जल, उबलता जल या फिर बर्फ़। तो देखिए यहाँ पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उबलता हुआ जल। उबलता हुआ जल यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना ही शीतल जल, ना गर्म जल, ना बर्फ़। सबसे लेट अगर बुझेगा किसी से तो बर्फ़ में बुझेगा, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किसका नियम है। ऑप्शन है स्टीफन, किरचॉफ, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास किरचॉफ। ये किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है। अर्थात जो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करेगा मतलब अपने अंदर उसको संभालेगा ऊष्मा को। कोई ये वस्तु है, इसमें अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो उतनी ही ऊष्मा इसमें से उत्सर्जित भी होगी, ऐसा किरचॉफ का कहना है, ठीक है। इसके अलावा स्टीफन का भी नियम जान लीजिए। स्टीफन का नियम क्या है, तो स्टीफन का नियम है कि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, मतलब ई क्या है, ये वस्तु के एकांक क्षेत्रफल मतलब एक निश्चित आयतन
से जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा मतलब प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश से विकिरण में क्या होता है, तापमान भी होता है अर्थात ऊष्मा होती है, ठीक है। तो उस ऊर्जा का मान ई है, ई होगा। और अगर तापमान परम ताप जो है टी है, परम ताप को क्या मान लें हम, टी मान लें, तो परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होगी कौन सा, स्टीफन का नियम का कहना है। तो समानुपाती क्या होगा, ये ऊर्जा कौन सा, जो एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है वो वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, T की पावर 4, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पास, स्टीफन का नियतांक है ये, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो न्यूटन दिया है ऑप्शन में, न्यूटन का नियम क्या है ताप ऊष्मा गतिकी के संबंध में। तो न्यूटन का नियम है कि जो शीतलन का नियम है इसका, ठीक है, न्यूटन क्या वो किस नियम को दिया है या किस नियम का प्रतिपादन किए हैं, तो इन्होंने शीतलन का नियम दिया, जो लगभग हम सभी लोग इससे परिचित हैं, शीतलन का नियम दिया है, ठीक है। शीतलन का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ठीक है, क्या होगी, ठंडे होने की दर उस वस्तु के ताप, किसके, वस्तु के ताप और उसके परिवेश के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। वस्तु और परिवेश, परिवेश मतलब उसके चारों ओर का वातावरण, इन दोनों में जो तापांतर होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा ठंडे होने की दर। अर्थात यदि वस्तु का तापमान कितना है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, परिवेश का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये जो अंतर है ये किसके समानुपाती होगा, ठंडे होने की दर के समानुपाती होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पास, यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, तो कॉपर की जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, बोल रहा है, ठीक है। इसके संबंध में एक सूत्र है हमारा, है ना, कि पता होना चाहिए क्यू मतलब क्या है, ऊष्मा, और MS डॉट डेल्टा टी, ठीक है। M क्या है यहाँ पास, तो M यहाँ पास हो जाएगा इसका मॉस, M क्या हो जाएगा, मॉस, Q क्या है यहाँ पास, ऊष्मा है, S यहाँ पास जो है विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, S विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, और डेल्टा T क्या है, तापमान में अंतर, ठीक है, तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है वो। तो यहाँ पास Q हमको दिया गया है 487.5 जूल, ठीक है, और इसके अलावा M दिया गया है, कितना है, M है 25 ग्राम, M मतलब मॉस, वस्तु का वजन या भार या द्रव्यमान, ठीक है, M मतलब क्या होगा यहाँ पास, द्रव्यमान होगा। तो इससे पहले हम देख चुके हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। इसके बाद S को लिख देते हैं, S क्या है यहाँ पास, विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा T कितना हो जाएगा यहाँ पास, 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों होगा 50 डिग्री सेल्सियस, 75 में 25 डिग्री माइनस करेंगे, डेल्टा T का मतलब क्या है, ताप में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पास देखिए S का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सबको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो 487.5 जूल है ये क्या है, जूल है, और इसके साथ हम इसके अपॉन में क्या रहेगा 25, ये क्या है, ग्राम, तो ये ग्राम है, और साथ में इसके मल्टीप्लाई होगा क्या, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास जूल, और ये प्रति हो गया, अपॉन को बटा को हम क्या बोलेंगे, प्रति, और ग्राम डिग्री सेल्सियस भी आ गया है यहाँ पास, ठीक है। तो आप यहाँ पास क्या मिलेगा, विशिष्ट ऊष्मा कितनी मिलेगी, 25 गुणा 50 कीजिए तो कितना आएगा आपका 1250, और जब 1250 से इसको 487.5 को भाग देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा अपना 0.3। देखिए 1250 में यानी 125 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, देखिए तो, और यहाँ पास 4875 हो रहा है, तो 125 का जब आप 3 बार पहाड़ पढ़ेंगे तभी आपका 375 हो जाएगा, चौथे बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 बार तो जा रहा है, आपके ऑप्शन में ही 3 के अलावा और कोई डिजिट नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट हो जा रहा है। और आपका जूल प्रति किलोग्राम समझ में आया कि नहीं आया आपको, देखिए यहाँ पास ये जूल है, ये प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है ये वाला, ठीक है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कमरे का ताप 0 डिग्री केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि C/100, C - 0/100, और इज इक्वल टू कितना होता है, केल्विन
केल्विन -273/100, ठीक है। इन दोनों के बीच ये रिलेशन होता है। तो केल्विन में आपको दिया है 0, तो यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा 0। तो 0 में -73 करेंगे, 0 में क्या करेंगे -73, तो इसका मतलब C/100 इज इक्वल टू, और यहाँ पास 0 है तो C - 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ कितना आ जाएगा -273/100, और दोनों तरफ के अपॉन 100 डिवाइड हो जाएंगे। C इज इक्वल टू कितना आ गया -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तांबे के एक तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, इसके ताप को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने से इसके लंबाई में कितनी वृद्धि होगी बोल रहा है, जबकि तांबे के लिए रेखीय प्रसार गुणांक है इतना। रेखीय प्रसार गुणांक इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पास केवल लंबाई में प्रसार होगा। 26 × 10 की घात यहाँ पास -6, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास ध्यान देंगे 10 की घात कितना है -6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि रेखीय प्रसार गुणांक अगर माने हम अल्फ़ा को, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल, मतलब लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा एल अपॉन कितना हो जाएगा एल डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा आपको दिया हुआ है यहाँ पास कितना कि 26 × 10 की घात -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल्टा एल, मतलब लंबाई में कितनी वृद्धि हुआ है वो निकलेगा डेल्टा एल से, अपॉन में एल कितना है इसका, पहले से लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम 1 मीटर लिखेंगे यहाँ पास SI पद्धति में, है ना। और इसमें क्या करेंगे, टी कितना है, यहाँ पास डेल्टा टी लिखा है, इसका मतलब तापमान में परिवर्तन। तो 30 से 50 किए हैं तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 20, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। तो यहाँ पास हमें डेल्टा एल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा एल का वैल्यू निकालने के लिए इससे क्या करेंगे, हम 20 डिग्री सेल्सियस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पास देखते हैं, ठीक है। से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 26 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसका 20 डिग्री सेल्सियस से, ये प्रति में है डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस यहाँ पास डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ये अपॉन में है, ठीक है, ये वाला। तो इसके बाद हमको मिलने वाला क्या था डेल्टा एल मिलेगा, तो इसका मतलब 26, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 26 × 10⁻⁻6, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, ये डिग्री सेल्सियस और जो वहाँ पास मिला था वो डिग्री सेल्सियस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पास 20 का गुणा करना है, तो हमको क्या मिलेगा डेल्टा एल मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आप देखिए केवल 2 को अलग कीजिए और 2 और 10 को अलग कीजिए, ठीक है। 2 का गुणा कर दीजिए 26 से, तो हमको 52 मिल गया, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और 10, इन सभी ऑप्शन में आपको ये ध्यान देना है, सभी ऑप्शन में आपका जो पावर दिया है वो माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पास 10 की घात -6 है, इसको आप क्या करेंगे, जब यहाँ 10 बचा हुआ है, 2 × 10 किया हमने इसे, 2 का गुणा 26 से किया, 10 बचा, 10 का गुणा जब -6 वाले घात से करेंगे तो इसका 10 की घात -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है, इसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए, जबकि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.9 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं। अभी जो फार्मूला यूज़ किए थे वही फार्मूला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू कितना M × S डेल्टा टी। तो इसमें हमें किसका वैल्यू दिया गया है, हमको यहाँ पास Q का वैल्यू फाइंड करना है। M कितना है 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को हम किलोग्राम में अगर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 kg, ठीक है। और S कितना दिया हुआ है, तो S दिया हुआ है 0.9 और क्या दिया है जूल प्रति, मतलब बटा लिखेंगे तो केजी डिग्री सेल्सियस, केजी तो यहाँ पास डिवाइड हो गया। अब आपका क्या बच गया यहाँ पास, इस तरफ है आपका डेल्टा टी, तो ये इस तरफ आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस को रखेंगे, तो 40 डिग्री सेल्सियस आ गया है यहाँ पास, यहाँ से डिग्री सेल्सियस, यहाँ से डिग्री सेल्सियस कट गया, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 × 0.9, ठीक है, और ये जूल में आएगा, और साथ में यहाँ पास क्या है 40। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब सॉल्व किए तो हमको क्या मिला 1.8 मिला। ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात होता है। ऑप्शन है 1-1-1, 1-2-3, 1-2-1 या फिर 3-2-1 का अनुपात होता है। रेखीय के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पास, रेखीय क्षेत्रीय फिर आयतन, अर्थात ठोस में जो रेखीय प्रसार होगा अगर वो 1 है तो क्षेत्रीय 2 होगा और आयतन प्रसार 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि रेखीय में क्या होता है केवल लेंथ होता है। ठीक है, रेखीय में क्या होता है केवल लेंथ होता है, क्षेत्रीय में क्या होगा लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, जबकि आयतन में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों होगा। इसलिए यहाँ पास 1, 2 और 3 का रेशियो लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम जल का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। यदि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दें तो मिश्रण का ताप क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए दोनों के तापमान को जोड़ देना है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, जल है और समान वजन है। तो आप क्या करो 60 डिग्री सेल्सियस को प्लस कर दो 40 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, प्लस कर दो इसको 40 डिग्री सेल्सियस से, भाग दे दो 2 से, कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने में समान होता है, तो वो तापमान हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। इसमें ऊष्मागतिकी और तरंग दोनों है। ठीक है, दोनों को हमने कंबाइन किया हुआ है। और जब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिया गया है, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल डीप ही पूछेगा। ठीक है, तो गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, सभी माइनस में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसमें कौन सा माइनस है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 10 की घात -16 से 10 की घात -10 या फिर 10 की घात -13 से 10 की घात -8 या फिर 10 की घात -14 से 10 की घात 8, ये वाला प्लस में है। ठीक है, ये वाला प्लस में, बाकी सभी का घात माइनस में है। तो कौन सा यहाँ पास करेक्ट आंसर होगा बोल रहे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा गामा किरणों के लिए। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी जो है एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है ये किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है इसके बीच में। और ये गामा और एक्स किरणें क्या हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, एक बार तरंगों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होंगे, यांत्रिक होगा और विद्युत चुंबकीय होगा। कौन सा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंगों में क्या होता है कि इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि तरंग होता है, इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भूकंप का जो तरंग होता है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जल तरंग है तो जल की तो आवश्यकता होगी ही, मतलब माध्यम आवश्यक है। इन तीनों में माध्यम आवश्यक है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। जबकि इसका जो उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं। रेडियो तरंगे मतलब अल्फा बीटा गामा रेज जो भी हैं, एक्स रेज हैं। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएंगी। और तरंग दैर्ध्य क्या होता है इसमें भी जान लीजिए। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे पहले इसमें तरंग क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। इसके अलावा होता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो जो इस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से गति करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, जबकि एक दूसरा तरंग होता है इस प्रकार से, इसका बेस होता है इसके ऊपर नीचे ही, ये क्या करते हैं, गमन करते हैं, ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें संपीडन और विरलन होता है। संपीडन मतलब घना होता है, विरलन मतलब जो विरलता होती है। ठीक है, और यहाँ पास क्या होता है, आयाम, ये आयाम है, ये गर्त है। ठीक है, तो 2 आयामों के बीच की दूरी या फिर 2 गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पास यहाँ पास तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। जबकि इसमें 2 संपीडन या 2 विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। इसमें आयाम दोनों को बोलते हैं। ठीक है, इसको श्रृंग बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को गर्त। तो आयाम दोनों होते हैं, ऊपर और नीचे। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य को किससे शो करते हैं, तो लैम्डा से शो करते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, तरंग में और क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है 500 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्त काल ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, सीधा सॉल्व करते हैं हम कि आवर्त काल कितना दिया है। आवर्त काल का मतलब क्या होता है,
सॉरी यहाँ पास आवृत्ति दी गई है, ठीक है। आवृत्ति मतलब एन, आवृत्ति मतलब 1 सेकेंड में उसने कितना कंपन किया, 1 सेकेंड में 500 हर्ट्ज मतलब 500 कंपन किए, तो आवृत्ति मतलब यही होता है। आवर्तकाल मतलब एक कंपन में उसे कितना टाइम लग रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत है। तो यहाँ पास t इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पास आवर्तकाल कैसे निकलेगा, 1 से 1/500 कर देते हैं, तो 500 से डिवाइड कीजिए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा, फिर 2 जीरो और है तो इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी गैस माध्यम से स्रोत द्वारा 4000 संपीड़न और 40,000 विरलन प्रति सेकंड निर्मित होते हैं, यदि पहले संपीड़न स्रोत से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, मतलब ये क्या दे दिया आपको, तरंग दैर्ध्य दे दिया, ये क्या दे दिया आपको, तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पास 1 है, और 4000 संपीड़न 40,000 संपीड़न विरलन प्रति सेकंड निर्मित होते हैं, मतलब ये आवृत्ति है, ठीक है। आवृत्ति क्या है, 4000 संपीड़न है और विरलन 40,000। इसका मतलब आपका जो n का वैल्यू है वो 40,000 है, n का वैल्यू कितना है, 40,000 है, और लैम्डा 1 है। तो यहाँ पास तरंग का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तरंग का वेग का सूत्र क्या है, n इंटू लैम्डा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे वही हो जाएगा इसका मतलब। और यहाँ पास मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है, जबकि वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलिए, कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 40,000 से, तो इसका 2 जीरो जब 2 जीरो कम हो जाएगा तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 का वैल्यू देगा, तो 1 मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा, तो 1 गुणा 400 ये हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक अनुसंधान टीम द्वारा समुद्र की गहराई में सोनार संसूचक से सिग्नल प्रेषित किया जाता है, सिग्नल 6 सेकंड में वापस हो जाती है, यदि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोनार क्या है। सोनार मतलब क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है सोनार। एक युक्ति है जिससे क्या होगा कि जल में स्थित पिंडों का पता लगाया जाता है, पानी में स्थित पिंडों का पता लगाया जाता है, ज़्यादातर समुद्र या नदी में प्रयोग होगा। तो इससे क्या होगा, डाला जाता है पानी में, ठीक है, जो कि ध्वनि तरंगें होती हैं, इससे एक ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। अगर वो किसी चीज़ से टकरा के वापस आ गई तो उसके वेग को कैलकुलेट करके हम क्या कर लेते हैं, उसका स्थिति का पता लगा देते हैं कि इतनी दूरी पर कोई वस्तु है या फिर इसकी सतह है, ठीक है। तो इस हिसाब से पता लगा लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो अगर हम यहाँ पर समुद्र की गहराई को d मान लें, ठीक है, तो जो ध्वनि तरंग है वो कितना डिस्टेंस तय करेगी, 2d तय करेगी, क्योंकि एक बार जाएगी फिर एक बार वापस आएगी, तो 2 डिस्टेंस तय करेगी, है ना। और इस डिस्टेंस को तय करने में उसको 6 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पास ध्वनि की चाल भी देख लेते हैं, कितना है, 1500 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पास दूरी का वैल्यू निकालेंगे। दूरी हमारा कैसे निकलेगा, दूरी का वैल्यू क्या होता है, चाल गुणित समय। तो चाल कितना है यहाँ पास, 1500 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, 1500 मीटर प्रति सेकंड, और गुणा करेंगे किससे, वेग से, 6 सेकंड, तो 6 सेकंड, सेकंड डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मीटर बचेगा, 15 छक्के 90 और ये 2 जीरो, तो 9000। और यहाँ पास दूरी कितना है, 2d, हमको ज्ञात करना है d, तो d कितना हो जाएगा यहाँ पास 4.5, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो बिल्कुल रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा या फिर समताप मंडल। तो दीर्घ रेडियो तरंगें या फिर सभी प्रकार की रेडियो तरंगें आयन मंडल से ही परावर्तित होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, इसे रात्रि दृष्टि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड परास
होता है। तो प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड प्रकाश कितना होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर। इसी के साथ जो तरंग और ऊष्मा गतिकी का ये टोटल एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।